मैं हरदास मीणा, प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। आज हम बीए पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्लेटो का साम्यवाद है, उसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। अब इसके आलोचनाओं का अध्ययन करेंगे। विद्वानों ने इसकी आलोचना की है, वो ऐसे हैं। पहली आलोचना विद्वान करते हैं वो ये कि प्लेटो ने अपने परिवार विषयक साम्यवाद की योजना के अंतर्गत स्त्री और पुरुष के आधारभूत अंतर को दृष्टि में नहीं रखा है। ये एक तरह से गलत है। स्त्री और पुरुष में लैंगिक भेद ही नहीं होता, बल्कि भावनात्मक और वैचारिक ये भी भेद पाए जाते हैं। तो प्लेटो ने इन दोनों के बीच में भेद को भुला दिया है। दूसरी आलोचना विद्वान ये करते हैं कि स्त्री और पुरुष के अस्थायी संबंध की प्लेटो ने योजना प्रस्तावित करते हुए पति पत्नी के संबंधों की पवित्रता को भुला दिया है। पति और पत्नी का संपर्क केवल यौन संबंध लिए नहीं होता, वरन यह तो संपूर्ण जीवन का आधार है। इस प्रकार उसका साम्यवाद मानव मनोविज्ञान की अवहेलना करता है। तीसरी आलोचना विद्वान ये करते हैं कि यह संदेहपूर्ण है कि राज्य के माध्यम से संसर्ग स्थापित कर बुद्धिमान, सदाचारित और बलवानों की एक जाति उत्पन्न की जा सकेगी। अनाथ बालक अधिक लाड़ले और मानव जाति के दुर्लभ नमूने सिद्ध होंगे। प्लेटो एक संदिग्ध हित के लिए एक मान्यता प्राप्त संस्था को समाप्त कर देता है, जो सदाचार और नागरिकता गुणों की श्रेष्ठ पाठशाला है। चौथी आलोचना विद्वान करते हैं कि जो वस्तु सबकी होती है उसकी परवाह करना कोई अपना उत्तरदायित्व नहीं समझता। प्लेटो की व्यवस्था में जब बच्चे सबके समझे जाएंगे तो उनका पालन पोषण वैसे प्रेम, दुलार, ममता और सावधानी से नहीं हो सकता, जैसे परिवार वर्तमान समय में परिवार व्यवस्था में होता है। पांचवी आलोचना विद्वान करते हैं कि प्लेटो के साम्यवाद में अभिभावक वर्ग को पारिवारिक सुख से वंचित कर दिया है। इससे अभिभावक वर्ग प्रसन्न नहीं रहेगा और वे अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का संपादन भलीभांत नहीं कर सकेंगे। छठवीं आलोचना ये करते हैं विद्वान, उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए प्लेटो ने साम्यवादी व्यवस्था को पशु जगत के उदाहरणों से पुष्ट किया है, किंतु पशु जगत के नियमों को मानवीय जीवन पर लागू करना किसी भी दृष्टि उचित नहीं है। सातवीं आलोचना विद्वान करते हैं कि प्लेटो ने इस व्यवस्था का प्रतिपादन राज्य में एकता स्थापित करने के लिए किया है, किंतु प्लेटो के साम्यवाद में स्त्रियों को लेकर झगड़े होते रहेंगे। यह भी एक सही बात है। आठवीं आलोचना स्त्रियों का साम्यवाद संयम के गुण को नष्ट कर देता है, जब श्रेष्ठ चरित्र का एक अत्यंत अच्छा तत्व है। नवीं आलोचना विद्वान करते हैं प्लेटो की व्यवस्था में अत्यंत निकट संबंधियों या स्वयं अपने ही रक्त से संबंधित व्यक्तियों के साथ अपवित्र कार्य होने की आशंका है। 10वीं आलोचना विद्वान करते हैं कि प्लेटो की व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति को उस क्षेत्र में केवल एक साधन बना दिया गया है, इसमें स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के द्वारा साध्य होने का दावा किया जा सकता है। 11वीं आलोचना यह है कि प्लेटो की व्यवस्था का अभिभावक वर्ग पारिवारिक जीवन के व्यवहारिक अनुभव से वंचित रहेगा और इसके द्वारा उत्पादक वर्ग के व्यक्तियों की सामाजिक आवश्यकताओं और समस्याओं को ठीक रूप से समझा नहीं जा सकेगा। ऐसे व्यक्ति योग्य शासक के रूप में कार्य कर सकेंगे। यह बात बहुत संदेहपूर्ण है। अंत में एक आलोचना ये की जाती है कि यह सिद्धांत जो साम्यवाद का है, परिवार विषयक साम्यवाद है, वह एक अव्यवहारिक सिद्धांत है जिसे समाज में लागू नहीं किया जा सकता। समाज में यह व्यवहारिकता नहीं पा सकता। ये आलोचनाएं विद्वानों ने की है। अब इसके बाद देखते हैं प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में क्या
समानताएं हैं, क्या असमानता हैं। पहले समानताओं को देखेंगे, इसके बाद असमानताओं को देखेंगे। पहली समानता ये दोनों ही साम्यवादों में, आधुनिक साम्यवाद और प्लेटोवादी साम्यवाद दोनों में ही ये समानता है कि इनका लक्ष्य राज्य में न्याय की व्यवस्था कर वर्ग संघर्ष को दूर करना है, जिसमें राज्य में राजनीतिक एकता और सामाजिक भाईचारे की भावना स्थापित हो सकेगी। दोनों ही व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों में राज्य को सर्वोपरि मानते हैं और व्यक्ति की तुलना में राज्य को प्रधानता देते हैं। तीसरी समानता यह कि प्लेटो व आधुनिक साम्यवाद दोनों ही राज्य के हित में व्यक्ति की स्वार्थी प्रवृत्ति पर नियंत्रण आवश्यक समझते हैं। चौथी समानता यह दोनों सार्वजनिक तथा सामाजिक हित में ही व्यक्ति का हित समझते हैं। पांचवी समानता यह कि दोनों राज्य में शक्ति और पदों के लिए प्रतिद्वंद्विता को समाप्त करना चाहते हैं। छठवीं समानता यह कि दोनों राज्य के विभिन्न वर्गों के बीच आर्थिक प्रतियोगिता को समाप्त करने के पक्ष में है। इस प्रकार से इसमें 5-6 समानताएं देखने को मिलती हैं। अब असमानताएं कौन कौन सी हैं ये देखते हैं। प्रमुख असमानताएं इस तरह से हैं। नंबर पहला, बिंदु लक्ष्य का भेद। लक्ष्य के भेद में प्लेटो के साम्यवाद का लक्ष्य राजनीतिक है और वह विशेष प्रकार के आर्थिक योजना के आधार पर राज्य में भ्रष्टाचार और कुशासन को दूर कर सुशासन की स्थापना करना तथा राज्य में एकता को बनाए रखना चाहता है। आधुनिक साम्यवाद का प्रधान लक्ष्य आर्थिक है और वह विशेष प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर आर्थिक शक्ति का न्यायपूर्ण वितरण करना चाहता है। दूसरा अंतर है वर्गीय आधार पर भेद या असमानता। प्लेटो का साम्यवाद अर्ध साम्यवाद मानता है, क्योंकि ये संपूर्ण समाज पर लागू नहीं होता बल्कि सैनिक शासक वर्ग में लागू होता है, जबकि आधुनिक साम्यवाद संपूर्ण समाज पर समान रूप से लागू होता है। तीसरी असमानता यह आर्थिक ढांचे के संबंध में भेद। प्लेटो का साम्यवाद राज्य के आर्थिक ढांचे को बिल्कुल अपरिवर्तित रखता है। कोई भी उत्पादक और उत्पादन प्रक्रिया का कोई भी अंग इससे प्रभावित नहीं होता, किंतु आधुनिक साम्यवाद राज्य के आर्थिक ढांचे को पूर्णतः परिवर्तित कर देता है। चौथी असमानता है उपभोग व्यवस्था के संबंध में भेद। प्लेटो का साम्यवाद उपभोग के पदार्थों को प्रभावित करता है, इसका उत्पादन के साधनों से कोई संबंध नहीं है। अभिभावक वर्ग सामूहिक रूप से भोजन, वस्त्र और निवास का ही उपयोग करता है, भूमि पूंजी का नहीं। आधुनिक साम्यवाद उत्पादन के साधनों के सामूहिक सामर्थ्य से ही अधिक संबंधित है। प्लेटो के विपरीत यह उपभोग पदार्थों में निजी संपत्ति की व्यवस्था को बनाए रखता है। प्लेटो के विपरीत यह उपभोग पदार्थों में निजी संपत्ति की व्यवस्था को बनाए रखता है। पांचवी, राजनीतिक व आर्थिक शक्तियों के एकीकरण के संबंध में भेद। प्लेटो का विचार है कि राजनीतिक व आर्थिक शक्तियों का एकीकरण राज्य को नष्ट कर देगा, इसी कारण उसने इस प्रकार के एकीकरण को रोका है। लेकिन आधुनिक साम्यवाद उत्पादक वर्ग को ही राजनीतिक शक्ति प्रदान करना चाहता है। सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तत्व का तात्पर्य है कि श्रमिक वर्ग के हाथों में ही राजनीतिक शक्ति हो। छठवीं असमानता आधारभूत स्वरूप का भेद। प्लेटो का साम्यवाद अपने स्वरूप में आध्यात्मिक है। उसने अभिभावक वर्ग को समस्त निजी संपत्ति से वंचित कर दिया है, क्योंकि निजी संपत्ति को सार्वजनिक क्षेत्र के कर्तव्य पालन की एक बाधा समझता है। जो आधुनिक साम्यवाद पूर्णतः भौतिक है, वह संपत्ति की वांछनीयता को स्वीकार करते हुए उसके वितरण पर बल देता है। सातवीं असमानता है पारिवारिक साम्यवाद के संबंध में। प्लेटो ने पारिवारिक साम्यवाद का एक प्रकार साम्यवाद में बतलाया है, जबकि आधुनिक साम्यवाद में परिवार विषयक साम्यवाद जैसी कोई दूसरा प्रकार नहीं है। आठवीं असमानता है नगर राज्यों और अंतर्राष्ट्रीयता का भेद। प्लेटो का साम्यवाद नगर राज्यों तक ही सीमित है, नगर राज्यों में ही लागू हो सकता है।
छोटे छोटे नगर राज्य हैं उनमें उसको लागू किया जा सकता है, लेकिन आधुनिक साम्यवाद है वो विश्वव्यापी है, यह विश्व के देशों तक लागू हो सकता है, इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में इसको देखा जाता है। वस्तुतः प्लेटो का साम्यवाद आधुनिक साम्यवाद से इतना अधिक भिन्न है कि टेलर जैसे विद्वान ने कहा है कि रिपब्लिक के साम्यवाद और समाजवाद के संबंध में बहुत कुछ कहे जाने के बावजूद इस ग्रंथ में न तो समाजवाद पाया जाता है न ही साम्यवाद। इस प्रकार से इन दोनों साम्यवादों में समानताएं और असमानताएं देखने को मिलती हैं। जय हिंद।